अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। हम लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ रहे हैं। इसमें हम ऑलरेडी सेक्शन 83 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज सेक्शन 84 से ऑनवर्ड्स करेंगे। ये सेक्शन 80 से जो प्रोसेसेस हैं, जो मोड्स हैं जिनके थ्रू लैंड रेवेन्यू रिकवर किया जाता है गवर्नमेंट्स की तरफ से डिफ़ॉल्टर से, ये वो प्रोसीजर्स बताए गए हैं। सबसे पहले था कि नोटिस ऑफ डिमांड दिया जाएगा, फिर उसके अलावा अरेस्ट एंड डिटेन करके भी ये लैंड रेवेन्यू के बकाया जात उनको रिकवर किया जा सकता है। फिर डिफ़ॉल्टर की मूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह उसको भी अटैच वगैरह करके तो रिकवर किए जा सकते हैं। ये सेक्शन 83 तक था। अब सेक्शन 84 इसमें ये तरीका बताया गया है थ्रू ट्रांसफ़र ऑफ होल्डिंग, कि जो होल्डिंग है जिसके बकाया जात है जो कि डिफ़ॉल्टर पे नहीं कर रहा, उस होल्डिंग को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन पोजेशन ट्रांसफ़र करने से पहले उससे वो पर्सन जितने भी बकाया जात उस होल्डिंग से रिलेटेड होते हैं वो गवर्नमेंट को पे अप कर देता है। सो इस तरीके से भी गवर्नमेंट अपने बकाया जात अपने एरियर्स को रिकवर कर सकती है। सेक्शन 84 बेयर रीडिंग। एट एनी टाइम आफ्टर एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू हैज़ एक्रूड ऑन अ होल्डिंग, कि जैसे ही ये बकाया जात अक्रू हो जाते हैं यानी रेवेन्यू पे नहीं किया जा रहा, द कलेक्टर मे ट्रांसफ़र टू एनी पर्सन। तो कौन ट्रांसफ़र कर सकता है? कलेक्टर। वो ट्रांसफ़र कर सकता है किसी भी पर्सन को, लेकिन कौन से पर्सन को? टू एनी पर्सन बीइंग अ लैंड ओनर ऑफ द स्टेट इन विच सच होल्डिंग इज सिचुएटेड। वो ये कलेक्टर फिर किसी भी ऐसे पर्सन को उस स्टेट में जो मौजूद है उसको ये होल्डिंग ट्रांसफ़र कर सकता है। एंड नॉट बीइंग अ डिफ़ॉल्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज ओन होल्डिंग। अब ये एक नई कंडीशन है यहाँ पे देखें, कलेक्टर ट्रांसफ़र करेगा किसी ऐसे पर्सन को जिसकी खुद वो लैंड ओनर है एक होल्डिंग का उसी स्टेट में जिसमें ये वाली होल्डिंग है जिसके एरियर बकाया जात है, और वो बंदा खुद अपनी होल्डिंग का अपनी ज़मीन के उसके कोई बकाया जात नहीं है, वो डिफ़ॉल्टर नहीं है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि ऐसे बंदे को ट्रांसफ़र कर दें जो कि खुद डिफ़ॉल्टर है। सो ऐसा बंदा जो कि खुद डिफ़ॉल्टर नहीं है उसकी उसी स्टेट में अपनी होल्डिंग भी है, उसको कलेक्टर ट्रांसफ़र कर सकता है ज़मीन ऑन कंडीशन ऑफ हिज पेइंग द एरियर बिफोर बीइंग पुट इन पोजेशन ऑफ द होल्डिंग, कि उसको पोजेशन देने, ये कंडीशन होगी कि पोजेशन देने से पहले उस होल्डिंग का जो आपको ट्रांसफ़र की जा रही है उसके जितने भी बकाया जात हैं वो आप पे करोगे। तो इस तरीके से गवर्नमेंट अपने बकाया जात रिकवर करेगी ऑन कंडीशन ऑफ हिज पेइंग द एरियर बिफोर बीइंग पुट इन पोजेशन ऑफ द होल्डिंग एंड ऑन सच फर्दर कंडीशंस एज द कलेक्टर मे डीम फिट टू इम्पोज। सो और इसके अलावा भी अगर कोई और वो कंडीशंस लगाना चाहता है कलेक्टर तो वो कर सकता है। बहरहाल मेन कंडीशन ये है कि भाई पोजेशन आपको हम उस वक्त देंगे जब आप सारे बकाया जात उस होल्डिंग के गवर्नमेंट को पे अप कर दोगे, तो फिर उसके पास पोजेशन आएगा, वो उसको कल्टीवेट वगैरह करेगा। विन विन सिचुएशन है सबके लिए, गवर्नमेंट को उसके बकाया जात मिल जाएंगे, वो बंदा अपने करेगा उसको कल्टीवेट वगैरह करेगा। Provided that no order shall be passed under this subsection for the transfer of a holding unless the processes specified in clause B and C of section 80 have first been taken against the landlord। देखिए, लेकिन ये ट्रांसफ़र करने से पहले एक कंडीशन और आ गई है कि जो बी और सी में है उसको अरेस्ट करके कोशिश की जानी है, उसको डिटेन करके कोशिश की जानी है कि बकाया जात मिल जाए, या फिर उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी के थ्रू ये बकाया जात रिकवर करने की कोशिश। यानी सेक्शन 80 की बी सी वाली अटैम्प्ट्स पहले कर ली गई हैं, अगर फिर भी बकाया जात हैं नहीं रिकवर हो रहे तो फिर ये होल्डिंग को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये मेन कंडीशन आ गई। सब सेक्शन 2 है इसका। The transfer may, as the collector thinks fit, be either till the end of the agricultural year in which the defaulter pays to the transferee the amount of the area which the transferee paid before being put in possession of the holding, or for a term not exceeding 15 years from the commencement of the agricultural year next following the date of the transfer। अब ये कितनी देर के लिए होल्डिंग ट्रांसफ़र होगी, ये क्वेश्चन इसमें एड्रेस किया गया सब सेक्शन 2 में। इसमें भी दो बातें कर दी गई हैं कि जब ये ट्रांसफ़र होनी है
पहली बात तो ये आ गई कि ट्रांसफ़र जो जिस पर्सन को ट्रांसफ़र की जा रही है उसने एरियर पे किया और उसके पास पोजेशन आ गया। अब पहली बात ये आ गई कि जो डिफ़ॉल्टर था, जिस साल में वो इस ट्रांसफ़री को जो उसने एरियर पे किए हुए हैं वो इसको अदा करेगा। जैसे ही वो अदा करेगा तो उस ईयर के एंड पे, एग्रीकल्चरल ईयर के एंड तक ये ट्रांसफ़र होगी। अब जो ट्रांसफ़री है जिसने ये बकाया जात अदा किए हैं उसको किसने पे करना है? उसको डिफ़ॉल्टर ने ये बकाया जात देने हैं जो उसने गवर्नमेंट को दिए हुए हैं। अब वो जैसे ही डिफ़ॉल्टर जिस एग्रीकल्चरल ईयर में इस ट्रांसफ़री को वो एरियर पे कर देगा जो उसने गवर्नमेंट को दिए थे, तो उस साल के एंड पे ये ख़त्म हो जाएगी, पहली बात। या दूसरी बात ये है कि ये 15 साल तक के लिए ट्रांसफ़र की जा सकती है। देखें, पहली बात, बी ईदर टिल द एंड ऑफ एग्रीकल्चरल ईयर इन विच द डिफ़ॉल्टर, उस साल में जिस साल में डिफ़ॉल्टर ने पे कर दिए हैं एरियर्स उस ट्रांसफ़री को, और फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एग्रीकल्चरल ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग द डेट ऑफ द ट्रांसफ़र। तो ये 15 साल तक के लिए भी हो सकती है। तो ये इसके टाइम्स दो बता दिए गए, टर्म्स बता दी गई हैं कितने देर के लिए ये होल्डिंग ट्रांसफ़र हो सकती है। सब सेक्शन 3, द कलेक्टर शेल रिपोर्ट टू द एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू। अब ये पंजाब वालों ने इसको अमेंड करके यहाँ पे कमिश्नर का वर्ड ऐड कर दिया है। सो आप अपने सूबे के लिहाज से देख सकते हैं, वहाँ पंजाब में ये कमिश्नर है। अब कलेक्टर ने ट्रांसफ़र किया होल्डिंग, उसने रिपोर्ट करना है, किसको करना है? पंजाब में है कमिश्नर को, वैसे वर्ड यूज़ हुआ है एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू। अच्छा, उसको ये रिपोर्ट करेगा कलेक्टर। अच्छा, अब उसके बाद कलेक्टर क्या करेगा? एनी ट्रांसफ़र मेड बाई हिम अंडर दिस सेक्शन एंड द कमिश्नर मे सेट असाइड द ट्रांसफ़र। वो इस ट्रांसफ़र को जो ये होल्डिंग ट्रांसफ़र किया उसको सेट असाइड कर सकता है, उसको कालअदम करार दे सकता है, उसको ख़त्म कर सकता है, और ऑल्टर द कंडीशंस देयर ऑफ टू पास सच अदर ऑर्डर एज ही थिंग्स फिट। या फिर जिस कंडीशंस पे वो ट्रांसफ़र की गई है उनको भी ऑल्टर कर सकता है। या तो वो ट्रांसफ़र को ही सेट असाइड कर सकता है या कंडीशंस को मॉडिफाई वगैरह कर सकता है, अल्टर कर सकता है। सब सेक्शन 4, इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ अराइजिंग अंडर दिस एक्ट। ये जितनी भी राइट्स और लाइबिलिटीज़ इस एक्ट, लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंडर अराइज होती हैं, द पर्सन टू होम द होल्डिंग इज़ ट्रांसफर्ड, जिस पर्सन को होल्डिंग ट्रांसफ़र की गई है, जिसने लैंड रेवेन्यू पे किया है, शेल सब्जेक्ट टू द कंडीशंस ऑफ द ट्रांसफ़र। तो जो ट्रांसफ़र करते वक्त की जो कंडीशंस हैं उनको सामने रखते हुए जितने भी इस एक्ट के अंदर राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं, स्टैंड इन द सेम पोजिशन एज दैट इन विच द डिफ़ॉल्टर वुड हैव स्टूड। तो वो डिफ़ॉल्टर वाली सारी राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ सब्जेक्ट टू द कंडीशंस ऑफ द ट्रांसफ़र, वो इस पर्सन पे जिसको ट्रांसफ़र किया गया, जिसको पोजेसन दिया गया, वो उस पर आ जाएंगी। सब सेक्शन 5, व्हेन द ट्रांसफ़र इज़ फॉर ए टर्म, जब भी ट्रांसफ़र जो है वो एक टर्म के लिए है, द होल्डिंग शेल ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ ए टर्म। तो जैसे ही वो टर्म फॉर इंस्टेंस 15 ईयर्स तक के लिए हो सकती है ना, हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। अगर कोई टर्म स्पेसिफिक है तो जैसे ही वो ख़त्म होगी टर्म, तो क्या होगा? जो डिफ़ॉल्टर था उसको रिस्टोर कर दिया जाएगा, उसको उसकी होल्डिंग, उसकी ज़मीन वापस कर दी जाएगी। व्हेन द ट्रांसफ़र इज़ फॉर ए टर्म, द होल्डिंग शैल ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म बी रिस्टोर्ड बाय द कलेक्टर टू द डिफ़ॉल्टर फ्री ऑफ एनी क्लेम ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट और द ट्रांसफरी फॉर एनी एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू और रेट्स एंड सेसेस ड्यू इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ। तो वो ऑब्वियसली जब क्लेम फ्री हो गई है, सारे मामला सेटल हो गए हैं, वो टर्म थी वो पूरी हो गई है, तो फिर उसको वापस कलेक्टर के थ्रू जो असल लैंड ओनर है उसको वापस कर दी जाएगी क्लेम फ्री। कोई बकाया जात नहीं, ना गवर्नमेंट के ना ट्रांसफरी के, डिफ़ॉल्टर ने उसको पे कर दिया, सारे मामले सेटल होंगे तो वापस उसको रिस्टोर होगी। तो ये एक तरीका है गवर्नमेंट का कि होल्डिंग को जिस पे बकाया जाता है वो किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, वो गवर्नमेंट उससे पैसे ले लेगी, वो उसको एंजॉय करेगा, और जैसे ही ट्रांसफ़र किसी स्पेसिफिक टर्म के लिए भी हो सकती है 15 ईयर्स तक के लिए, या फिर जैसे ही वो पे करता है बकाया जात डिफ़ॉल्टर उस ट्रांसफ़री को, तो वो उसको वापस दे दी जाती है ज़मीन। विन विन सिचुएशन सारों के लिए, गवर्नमेंट को बकाया जात मिल गए, डिफ़ॉल्टर के लाइबिलिटीज़ ख़त्म हो गई, उसने ट्रांसफ़री को पे कर दिया, और जितने अरसे के लिए वो होल्डिंग उस ट्रांसफ़री के रही है तो वो उसको एंजॉय कर सकता है, उससे कल्टीवेट करे, उस पर जो कुछ भी रेंट्स
वो सारी इन्जॉयमेंट वो करता है। सेक्शन 85, अब ये नेक्स्ट तरीका क्या है, अटैचमेंट ऑफ होल्डिंग, के पहले वाला था कि ट्रांसफ़र कर दो किसी दूसरे पर्सन को, यहाँ पे अटैचमेंट, ये अटैच कर लिया जाएगा, उसको कुर्क कर लिया जाएगा। कौन करेगा? कलेक्टर करेगा, खुद करेगा, किसी अपने एजेंट के को पास दे देगा। तो ये एक और तरीका आ गया, अटैचमेंट ऑफ होल्डिंग। सेक्शन 85 Subsection 1. The collector may, instead of transferring under Section 84 a holding in respect of which the area of land revenue has accrued, cause such holding to be attached and taken under his own management or that of an agent appointed by him for that purpose. इसकी बजाय कि वो किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करे होल्डिंग, ये भी हो सकता है कि कलेक्टर वो खुद उसको अटैच करके अपने पास रख ले, उसका कंट्रोल ले ले, किसी बंदे को वो अपॉइंट कर दे एज एजेंट और वो उसको देखे, तो वो खुद भी उसको अटैच करके बजाय इसके दूसरे को ट्रांसफ़र करे। ये तरीका भी है। सबसेक्शन 2, द कलेक्टर और द एजेंट शैल बी बाउंड बाई ऑल द एंगेजमेंट्स विच एग्जिस्टेड बिटवीन द डिफ़ॉल्टर एंड हिज टेनेंट। जो अब ये अटैच इन्होंने खुद कर लिया कलेक्टर ने, तो यहाँ पे कह रहे हैं सबसेक्शन 2 में जो कलेक्टर है या उसका एजेंट है, वो सारी जितने भी मुआहदे वगैरह थे उन सब का बाउंड होंगे जो उस डिफ़ॉल्टर और उसके टेनेंट के दरमियान हुए थे। द कलेक्टर और एजेंट शैल बी बाउंड बाई ऑल एंगेजमेंट्स विच एग्जिस्टेड बिटवीन द डिफ़ॉल्टर एंड हिज टेनेंट। वो उसके उन टेनेंट के साथ जो मुआहदे थे उनके पाबंद ये भी हो जाएंगे, इफ़ एनी, अगर कोई है। एंड शैल बी इंटाइटल्ड टू मैनेज द लैंड एंड टू रिसीव ऑल द रेंट्स एंड प्रॉफिट्स एक्रूइंग देयर फ्रॉम। तो वो जितने भी उसके रेंट्स प्रॉफिट्स वगैरह हैं वो सारे कौन लेगा? अब ये जो कलेक्टर है और एजेंट है वो इसके वजह। दोबारा देखें, द कलेक्टर और एजेंट शैल बी बाउंड बाई ऑल द एंगेजमेंट्स विच एग्जिस्टेड बिटवीन द डिफ़ॉल्टर एंड हिज टेनेंट इफ़ एनी, and shall be entitled to manage the land and to receive all the rents and profits accruing therefrom। तो वो सारा कुछ वो लेंगे, to the exclusion of the defaulter। तो डिफ़ॉल्टर को नहीं, अगर जो भी रेंट्स प्रॉफिट्स हैं वो सारे इनके पास जाएंगे। until the area has been satisfied, जब तक कि एरिया सेटल नहीं हो जाते, बकाया जात पे अप नहीं हो जाते, रिकवर नहीं हो जाते, और until the collector restores the land to the defaulter, और जब तक कलेक्टर वापस डिफ़ॉल्टर को ज़मीन नहीं दे देता तब तक रेंट्स प्रॉफिट सब कुछ ये कलेक्टर वगैरह का होगा और वो इस तरीके से अपने बकाया जात को रिकवर करेंगे। सबसेक्शन 3, ऑल सरप्लस प्रॉफिट्स ऑफ द लैंड अटैच्ड। ये जो लैंड अटैच हुई है ना, इसके जितने भी फालतू प्रॉफिट्स वगैरह हो रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हो रहे हैं, बियॉन्ड द कॉस्ट ऑफ अटैचमेंट एंड मैनेजमेंट, उसको अटैच करने की जो कॉस्ट है, उसकी मैनेजमेंट करने की जो कॉस्ट है, उसके अलावा जितने भी प्रॉफिट्स हो रहे हैं, एंड द अमाउंट नेसेसरी टू मीट द करंट डिमांड्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू एंड रेट्स एंड सेसेस, उसके अलावा जितने भी करंटली उस पर लैंड रेवेन्यू है, जो रेट्स हैं, जो और कोई टैक्सेस वगैरह हैं, उन सब को निकाल के, इन सब चीज़ों को, उसकी मैनेजमेंट, अटैचमेंट की कॉस्ट, जो करंटली उसके रेवेन्यू उस पर ड्यू है, कोई और गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, इन सब को निकाल के जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हैं, शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ द एरिया। तो जो बकाया जाता है वो उसमें चले जाएंगे, क्योंकि रिकवर कर रही है ना गवर्नमेंट इससे, इस तरीके से अटैच करके। तो वो जो जितनी भी एक्स्ट्रा इनकम हो रही है, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, इन सारे खर्चों को निकाल के वो एरियाज़ जो हैं उनमें सेटल होंगे। सबसेक्शन 4, लैंड शैल नॉट बी अटैच्ड फॉर द सेम एरिया फॉर ए लॉन्गर टर्म दैन 5 years फ्राम द कमेंसमेंट ऑफ द एग्रीकल्चरल ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग द डेट ऑफ द अटैचमेंट। 5 साल से ज़्यादा तक के लिए इस लैंड को जिस पे बकाया जाता है उसको अटैच नहीं किया जाएगा, क्लियरली मेंशन है। बट इफ़ द एरियर इज़ सूनर डिस्चार्ज, लेकिन अगर जो भी बकाया जाते थे वो 5 साल से पहले रिकवर हो गए हैं, डिस्चार्ज हो गए हैं, द लैंड शैल बी रिलीज, तो लैंड को रिलीज़ कर दिया जाएगा, एंड द सरप्लस रिसीट्स इफ़ एनी मेड ओवर टू द लैंड ओनर। और अगर कोई फिर उसके अलावा भी कोई और फर्दर सारा कुछ सेटल करने के बाद, वो एरियाज़ रिकवर होने के बाद अगर फिर भी कुछ सरप्लस है, कुछ बचता है, तो वो जो लैंड ओनर होगा उसको वापस कर दिया जाएगा। तो ये 4 में था कि 5 साल के लिए होगा, लेकिन अगर पहले डिस्चार्ज हो जाती हैं, सारी लाइबिलिटीज़ रिकवर हो जाते हैं, तो उस लैंड को रिलीज़ कर दिया जाएगा और जितना ही प्रॉफिट होगा वो वापस दे दिया जाएगा। तो ये 84 में क्या था
कि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी होल्डिंग किसी दूसरे पर्सन को। 85 में कि कलेक्टर खुद उसको अटैच करके तो वो रिकवर करेगा सारे अपने एरियर्स को। पर 86 नाउ अनलमेंट ऑफ असेसमेंट ऑफ होल्डिंग, कि जो उसकी करंट असेसमेंट है उस जो लैंड की जिस पे बकाया जाता है उसकी असेसमेंट को अनल कर दिया जाएगा। अब इसको देखते हैं सेक्शन 86 इस तरीके में क्या कहा गया। व्हेन एन एरियर ऑफ अ लैंड रेवेन्यू हैज़ बिन ड्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड दैन 1 ईयर, यानी 1 साल से ज़्यादा के एरियर है बकाया जाता है, 2 साल के हो सकते हैं, 3 साल के हो सकते हैं, 5 साल के हो सकते हैं। तो 1 साल से ज़्यादा के अगर बकाया जाते हैं एंड द फॉरगोइंग प्रोसेसेस आर नॉट डीम्ड सफिशेंट फॉर द रिकवरी देयर ऑफ, और ये जितने भी हमने इससे पहले ये तरीके पढ़ लिए हैं, नोटिस भेज दो, अरेस्ट डिटेंशन आ गया, मूवेबल प्रॉपर्टी, फिर ट्रांसफ़र कर दो होल्डिंग को या होल्डिंग को अटैच कर लो, इन सब तरीक़ों से लगता है कि भाई नहीं ये एरियाज़ रिकवर नहीं हो सकते। इन सूरतों में द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आ गया, पहले सारा काम कलेक्टर्स कर रहा था, यहाँ पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आ गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इन एडिशन टू और इंस्टेड ऑफ ऑल और एनी ऑफ दोज प्रोसेसेस, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो पीछे वाले प्रोसेस है उनकी एडिशन में या उनको सब्सिट्यूट करके, इन एडिशन टू और इंस्टेड ऑफ या उनके अलावा जितने भी हैं, कोई एक मेथड अडॉप्ट किया जा रहा है या एक से ज़्यादा किए जा रहे हैं, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिसाइड करेगा कि पिछले तरीक़ों की एडिशन में या उनको सब्सिट्यूट करके प्रोसेसेस को ऑर्डर द एग्जिस्टिंग असेसमेंट ऑफ द होल्डिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द एरियर इज़ ड्यू टू बी एनल्ड, तो वो कह देगा कि भाई जो असेसमेंट है इस होल्डिंग की उसको अनल कर सकता है। कौन कर सकता है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। सबसेक्शन 2, द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट बी पुट इन फोर्स फॉर द रिकवरी ऑफ एनी एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू विच हैज़ एक्रूड ऑन लैंड। अब ये जो सेक्शन 86 है इसमें जो अनलमेंट का बताया गया है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू असेसमेंट को ये अनल कर सकता है, वो कह रहे हैं किन सूरतों में नहीं होगा। नंबर 1 कि जब गवर्नमेंट ने ही अंडर सेक्शन 85 लैंड को अटैच किया हुआ उस सूरत में नहीं होगा। देखें ए वाइल अंडर अटैचमेंट अंडर सेक्शन 85, तो उस सूरत में ये 86 एप्लीकेबल नहीं है अनलमेंट वाला सेक्शन। वाइल अंडर द चार्ज ऑफ द कोर्ट ऑफ वार्ड्स, यानी वो जो गार्डियन वाली वार्ड होती है उसके अंडर अगर उसके चार्ज में उस कोर्ट के अंडर, तो फिर भी ये 86 वाला प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया जाएगा। सबसेक्शन 3, व्हेन द असेसमेंट ऑफ एनी लैंड हैज़ बिन अनल्ड अंडर सबसेक्शन 1, जब असेसमेंट को अनल कर दिया गया तो अब क्या होगा? द कलेक्टर में विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द बोर्ड, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की प्रीवियस सैंक्शन के साथ मैनेज द लैंड ईदर हिमसेल्फ और थ्रू एन एजेंट, तो कलेक्टर इस सूरत में ख़ुद उसको मैनेज करेगा या अपने एजेंट के थ्रू उस लैंड को मैनेज करेगा। और लेट इन फार्म, या फिर वो लीज़ वगैरह पे भी दे सकता है, टू एनी पर्सन विलिंग टू एक्सेप्ट द फार्म, वो ऐसे बंदे को जो विलिंग हो फॉर सच टर्म्स एंड ऑन सच कंडीशंस एज मे बी सैंक्शनड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो उन कंडीशंस पे अगर कोई बंदा तैयार हो जाता है कि जी मैं लेने के लिए तैयार हूँ, तो वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसके साथ कंडीशंस तय करेगा और फिर उसको लेट भी किया जा सकता है। तो इस सूरत में भी असेसमेंट अनल, प्लस क्या होगा, वो अपनी मैनेजमेंट में भी ले सकता है, अपने एजेंट के थ्रू भी, या फिर उसको लेट भी कर सकता है। provided that the term for which the land may be so managed or farmed shall not be longer than 10 years for the commencement of the agriculture। अब ये जो से इस तरीके में 10 साल तक के लिए मैक्सिमम टर्म जो बताई गई है वो 10 साल तक के लिए लैंड को मैनेज किया जाएगा। Subsection 4, sometimes before the expiration of the aforesaid term, the collector shall determine the assessment in respect of the holding for the remainder of the term of the current assessment of the district or tehsil, and when the assessment has been sanctioned by the board of revenue shall announce it to the land owner। अब देखें वो कह रहे हैं कि जब ये एक टर्म बता दी गई है उसके लिए 10 साल तक के लिए हो सकती है। पहली असेसमेंट तो हो गई है अनल, तो यहाँ पे उसकी टर्म ख़त्म होने से पहले उसकी दोबारा से नई असेसमेंट की जाएगी कि अब से इस लैंड पे भाई इतना हमने लैंड रेवेन्यू लेना है, और फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसकी मंजूरी देगा और उसको फिर अनाउंस किया जाएगा कि अब क्योंकि वो
टर्म ख़त्म हो रही है 10 साल तक के लिए, जितनी भी थी, उसके बाद दोबारा देखें, सम टाइम बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ दिस अफोरसेड टर्म द कलेक्टर शैल डिटरमिन द असेसमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द होल्डिंग फॉर द रिमाइंडर ऑफ द टर्म ऑफ द करंट असेसमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, एंड वो करेगा व्हेन द असेसमेंट हैज़ बिन सैंक्शन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसको सैंक्शन करेगा तो फिर अनाउंस कर दिया जाएगा। सब सेक्शन 5, the landowner may give notice to the collector of refusal to be liable for the assessment within 30 days from the date on which the assessment was announced to him। अब यहाँ पे जो लैंड ओनर है वो फिर इनकार कर सकता है, उसके पास टाइम है 30 डेज़ का कि जी ये बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा असेस कर लिया है, मैं इतना पे नहीं कर सकता हूँ, तो विद इन 30 डेज़ वो रिफ्यूज़ कर सकता है। सब सेक्शन 6, इफ़ नोटिस इज़ सो गिवन, अब उसने रिफ्यूज़ल का नोटिस दे दिया है तो फिर क्या होगा, द कलेक्टर में विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टेक द होल्डिंग अंडर डायरेक्ट मैनेजमेंट और फार्म इट फॉर द रिमाइंडर ऑफ द टर्म ऑफ the current assessment of the district or tehsil or for any period within that term which the board of revenue may fix। तो ये इसके बाद फिर वो दोबारा कंट्रोल मैनेज वो ही करेंगे, कलेक्टर ही करेगा और उनके पास ही रहेगा, या फिर वो आगे किसको दे सकते हैं, क्योंकि वो लैंड ओनर तो रिफ्यूज़ कर रहा है कि भाई मैंने नहीं देना, ये आप किसी और के पास मैं इतना रेवेन्यू जो असेस किया गया वो ज़्यादा है, मैं पे नहीं कर सकता हूँ, तो फिर क्या होगा, फिर वो अपने मैनेजमेंट में रखेंगे, किसी और को लेट कर देंगे, वही सारा प्रोसेस होगा। सब सेक्शन 7, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मे डायरेक्ट दैट एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द डिफ़ॉल्टर और बाय एनी पर्सन through whom the defaulter claims with respect to any land comprised in a holding of which the assessment has been annulled shall not be binding on the collector or his agent or farmer during the period the holding remains under the management। सिंपल वर्ड्स में सबसेक्शन 7 में ये कहा गया कि ऐसी लैंड जिसके बकाया जात थे, जिसकी असेसमेंट को अनल कर दिया गया है, उससे रिलेटेड अगर जो डिफ़ॉल्टर था उसके कोई किसी के साथ भी कोई कॉन्ट्रैक्ट्स है तो उसकी वो बाइंडिंग नहीं है उस कलेक्टर पे या उसके एजेंट पे या उस फार्मर को, उस पर्सन को जिसको वो लैंड दी गई है, उन सब पे जब असेसमेंट अनल होगी तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उस डिफ़ॉल्टर के वो बाइंडिंग नहीं होंगे, वो किसी तरह भी उनके लिए लाइबल नहीं होंगे। तो बहरहाल ये 86 में तरीका बताया गया था कि 10 साल तक के लिए गवर्नमेंट ले लेगी, उसके असेसमेंट को अनल कर देगी और इस तरीके से फिर वो अपना लैंड रेवेन्यू वगैरह रिकवर करेगी और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होंगे वो बाइंडिंग नहीं होंगे। अब देखें ये 85 में असेसमेंट नहीं अनल हो रही थी, यहाँ पे 86 में उसकी असेसमेंट को ही अनल कर दिया गया, फिर उसके बाद उसकी दोबारा से असेसमेंट होगी, फिर भी अगर वो इनकार करता है तो दोबारा उनके पास रह सकती है। तो बहरहाल ये 86 था। 87 में कह रहे हैं कि प्रोक्लेमेशन, इनकी अटैचमेंट की जो 85 में अटैचमेंट हुई है और 86 में जो अनलमेंट हुई है, इनकी प्रोक्लेमेशन की जाएगी, यानी इनको मुश्तहर किया जाएगा, इनका इश्तिहार लगाया जाएगा ताकि लोगों को पता लगे। प्रोक्लेमेशन ऑफ अटैचमेंट और अनलमेंट ऑफ असेसमेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रोक्लेमेशन। सब सेक्शन 1, वेयर एनी लैंड इज़ अटैच्ड अंडर सेक्शन 85 और व्हेन असेसमेंट ऑफ एनी लैंड हैज़ बिन अनल्ड अंडर सेक्शन 86 द कलेक्टर शैल मेक प्रोक्लेमेशन देयर ऑफ। क्लियर बात है, अटैचमेंट हुई है या नल किया गया उसकी असेसमेंट को तो उसकी प्रोक्लेमेशन की जाएगी। सब सेक्शन 2, नो पेमेंट्स मेड बाय एनी पर्सन टू द डिफ़ॉल्टर, अगर किसी पर्सन ने कोई पेमेंट्स की हैं किसी उस डिफ़ॉल्टर को, नो पेमेंट्स मेड बाय एनी पर्सन टू द डिफ़ॉल्टर बिफोर द मेकिंग ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑन अकाउंट ऑफ रेंट और एनी अदर एसेट इन द एंटिसिपेशन ऑफ द यूजुअल टाइम फॉर द पेमेंट। सिंपल वर्ड्स में कह रहे हैं कि अगर किसी पर्सन ने प्रोक्लेमेशन होने से पहले उस डिफ़ॉल्टर को उस लैंड से रिगार्डिंग जो भी उसके एग्रीमेंट्स थे, कोई रेंट पे करना था या कोई और पेमेंट करनी थी उस लैंड से रिगार्डिंग, प्रोक्लेमेशन होने से पहले अगर किसी पर्सन ने अगर ये पेमेंट कर दी है की हैं डिफ़ॉल्टर को, नो पेमेंट्स मेड टू बाय एनी पर्सन टू द डिफ़ॉल्टर बिफोर द मेकिंग ऑफ प्रोक्लेमेशन। आगे क्या कह रहे हैं, शेल विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द कलेक्टर, कलेक्टर की पहले इजाज़त लिए बगैर अगर किसी पर्सन ने डिफ़ॉल्टर को पेमेंट कर दी हैं, शेल without the previous sanction of the collector be credited to that person or relieve him from
from the liability to make the payments to the collector or his agent or farmer। सिंपल वर्ड्स में, अगर किसी पर्सन ने जो यूजुअल पेमेंट्स वो डिफ़ॉल्टर को करने का पाबंद था, उसने प्रोक्लेमेशन होने से पहले वो डिफ़ॉल्टर को की है और उसमें अगर उसने प्रीवियस सैंक्शन नहीं ली कलेक्टर की, तो उसकी लाइबिलिटी से वो डिस्चार्ज नहीं होता कि उसने कलेक्टर को पे करने थे या उसके एजेंट को करने थे या जिस किसी को लेट की गई है ज़मीन उसको करने थे। उसने अगर डिफ़ॉल्टर को पेमेंट कर दी है और प्रीवियस सैंक्शन भी नहीं ली कलेक्टर की और अभी प्रोक्लेमेशन अनाउंस नहीं हुई थी अभी तक प्रोक्लेमेशन, तो फिर भी इस सूरत में प्रीवियस सैंक्शन नहीं ली तो भाई उसकी लाइबिलिटीज़ डिस्चार्ज नहीं हो रही। यहाँ पे क्लियरली कहा गया सब सेक्शन 3, नो पेमेंट्स मेड आफ्टर द मेकिंग ऑफ द प्रोक्लेमेशन। पहले में था कि प्रोक्लेमेशन में अभी हुई नहीं थी, यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रोक्लेमेशन हो गई है उसके बाद अगर कोई पेमेंट्स कर दी गई हैं। No payments made after the making of the proclamation on account of rent or any other assets of the holding to any person other than the collector or his agent or farmer। प्रोक्लेमेशन हो गई है, इस सूरत में अगर कलेक्टर उसके एजेंट या जो भी फार्मर है उसके अलावा किसी भी पर्सन को अगर पेमेंट्स की गई हैं उस पर्सन की तरफ से जो लाइबल था, जो यूजुअली पेमेंट्स करता था, shall be credited to the person making the payments or relieve him from the liability to make the payments to the collector। यहाँ पे क्लियरली कह दिया, यहाँ पे प्रीवियस सैंक्शन वाली बात भी ख़त्म हो गई है, भी प्रोक्लेमेशन हो गई है, अब तो उसको अगर पेमेंट्स करनी थी तो उसको कलेक्टर को करनी चाहिए थी, उसके एजेंट को करनी चाहिए थी या उस पर्सन को करनी चाहिए थी जिसको कलेक्टर ने वो लैंड दी है, उसने उनको नहीं किसी दूसरे को कर दिया, प्रोक्लेमेशन भी हुई है। तो इस सूरत में उसकी लाइबिलिटी तो बिल्कुल भी डिस्चार्ज नहीं हो रही, उसको इनको ही पेमेंट करनी चाहिए थी, यही कहा गया। नो पेमेंट्स मेड आफ्टर द मेकिंग ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑन अकाउंट ऑफ रेंट शैल बी क्रेडिटेड टू द पर्सन। वो नहीं ख़त्म होगी, यहाँ पे तो बात ही ख़त्म होगी। हाँ, पहले सब सेक्शन 2 में था क्योंकि अभी प्रोक्लेमेशन अनाउंस नहीं हुई थी, इस सूरत में वो अगर उसने पेमेंट्स की हैं तो वो सैंक्शन ले सकता था कलेक्टर से। यहाँ पे तो बात ही ख़त्म हो गई है, प्रोक्लेमेशन हो गई, अब कैसे वो किसी डिफ़ॉल्टर को या किसी भी दूसरे पर्सन को कर सकता है? नहीं, उसने कलेक्टर को या उसके एजेंट को या उसके जो भी पर्सन है जिसको वो ज़मीन दी गई है उसको ही पेमेंट करनी है। तो ये थे जी सेक्शन 87 तक आज हमने की है ट्रांसफ़र ऑफ होल्डिंग, अटैचमेंट ऑफ होल्डिंग, अनलमेंट ऑफ असेसमेंट ऑफ द होल्डिंग और उनकी प्रोक्लेमेशन। सेक्शन 87 तक हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम 88 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।